हैं सर, हमारी जो ये मांगे हैं वो संवैधानिक मांगे हैं। इस 93rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हिमाचल प्रदेश के अंदर आईआईटी है, चाहे बीएड कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है, उसके अंदर जो है इसको आज तक लागू नहीं किया गया और ओबीसी के बच्चों को उस चीज से बाहर रखा गया है। युवा को, ओबीसी से आने वाले युवा को नॉट फाउंड सुटेबल करके जो है उसको बाहर कर देते हैं कि ये इस नौकरी के लिए कैपेबल नहीं है। युवा रिटर्न के अंदर टॉप करके गया है, अच्छे मार्क्स लेके गया है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो उस नौकरी के लिए कैपेबल ना हो। हम उस आंकड़े को ये लेके चले हैं कि कम से कम हमारी जो इस बार इस रैली के अंदर जनसंख्या होने वाली है वो 10,000 से ज्यादा होने वाली है। हम जो है इस रैली के बाद से जो है अपनी आगे की जो आंदोलन की रणनीति क्या होगी, कैसी रहेगी, क्या जाएगा, उगर जाएगा या शांतिपूर्वक रहेगा, वो हम इस रैली के बाद ही बता पाएंगे। नमस्कार, अनंत ज्ञान टीवी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ओबीसी बिरादरी की बात करें, ओबीसी समुदाय की बात करें, करीब 2.5 दशक से अपनी 20 से अधिक मांगों को लेकर आंदोलनरत है। समय समय पर सरकारें आई, सरकारें चली गई। हर सरकार के समक्ष ओबीसी समुदाय ने अपनी डिमांड्स रखी, अपनी मांगे रखी, लेकिन नतीजा ठाक के 3 बात। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन ओबीसी जो समुदाय है लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। जिस तरह आप जानते हैं कि जो समस्याएं जो रहती हैं उनका समाधान ना होने पर लोगों को आंदोलन का रुख जो है अख्तियार करना पड़ता है या सरकार को चेताना पड़ता है। इसी कड़ी में बात करें तो ओबीसी बिरादरी भी अब सरकार को चेताने जा रही है। 2.5 दशक से अधिक समय से जो मांगे हैं उनकी लंबित पड़ी है। ऐसे में जो बिरादरी है अब उसके सब्र का बांध जो है टूटने लगा है और अब पूरी कम्युनिटी, पूरा समुदाय, ओबीसी समुदाय एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर चुका है। इसी कड़ी में ओबीसी संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश का भी गठन किया गया है और जो पदाधिकारी बनाए गए हैं उनके द्वारा रणनीति बनाई गई है कि 20 सितंबर को कांगड़ा से धर्मशाला तक पैदल यात्रा निकाली जाएगी। सरकार को मांगों बारे अवगत कराया जाएगा, साथ ही मांगों को मानने के लिए अल्टीमेटम भी दिया जाएगा। यदि सरकार डिमांड्स मांगती है तब तो ठीक है, अन्यथा ओबीसी समुदाय अब आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगा। जिस तरह मैंने बताया कि ओबीसी संघर्ष समिति का गठन किया गया है, ओबीसी संघर्ष समिति के अध्यक्ष सौरभ कोंडल हमारे साथ है। उनके साथ बातचीत करेंगे कि आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी और कितने लंबे समय से उनकी डिमांड जो है लंबित पड़ी है। सर, अनंत ज्ञान टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार राजेश जी। जिस तरह से बताया जा रहा है कि करीब 2.5 दशक से जो 25 वर्षों से ओबीसी बिरादरी की डिमांड है जो लंबित है, विभिन्न जो समुदाय हैं उनकी डिमांड जिस तरह से उठाई जाती है उसी तरह से ओबीसी बिरादरी भी अपनी डिमांड जो है उठाने जा रही है। किस तरह की डिमांड और अब तक अनदेखी क्यों होती रही? देखिए सर, मैं पहले तो अनंत ज्ञान टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से हमें हमारी मांगों को लोगों तक अवगत कराने का मौका दिया। जैसा कि सर आप बात कर रहे हैं कि हमारी मांगे किस तरह की हैं, सर हमारी जो ये मांगे हैं वो संवैधानिक मांगे हैं। आप देखते हैं कि हमारा एक पोस्टर भी निकला हुआ है जो हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे लगा हुआ है। तो उस पोस्टर के अंदर हमारी पहली मांग है 93वां संविधान संशोधन 2005, जो कि 2006 के अंदर लागू किया था, जिसे इंग्लिश में 93rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं सर। तो उस 93वें संविधान संशोधन के अंदर क्या प्रावधान किया गया था कि ओबीसी समुदाय के बच्चों के लिए हायर एजुकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट में, उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर आरक्षण का प्रावधान नहीं था। तो इस 93rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये इसीलिए किया गया था कि उसके अंदर ओबीसी वर्ग से आने वाले छात्रों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान दिया गया और जो कि 2006 में पूरे भारत के अंदर लागू हुआ। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है, हिमाचल प्रदेश के ओबीसी वर्ग का दुर्भाग्य है कि इन 19 सालों में 2006 से लेकर 2025 तक 19 सालों में आज तक इस 93rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हिमाचल प्रदेश के अंदर आईआईटी है, चाहे बीएड कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है, उसके अंदर जो है इसको आज तक लागू नहीं किया गया और ओबीसी के बच्चों को उस चीज से बाहर रखा गया है। एक दूसरी डिमांड भी उठ रही है कि जो ओबीसी समुदाय के जो युवा है जो नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो नॉट फाउंड सूटेबल, ये किस तरह की समस्या है? सर ये एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या आज के समय में जो आप बोल सकते हैं उन अधिकारियों के द्वारा जो चयन आयोग के अंदर बैठे होते हैं उनके द्वारा जो है ये खड़ी कर दी गई है कि जो हम ओबीसी वर्ग से आने वाला जो युवा है अपने रिटर्न के अंदर, उसको रिटर्न के अंदर चाहे वो टॉप करता है या अच्छे मार्क्स लेकर उसके अंदर जाता है, तो
वो उसको नोट इंटरव्यू में जो पैनल होता है उसके अंदर आप सबको पता है कि ओबीसी की कोई भागीदारी नहीं है या प्रतिनिधि नहीं होता है वहाँ उस पैनल के अंदर। तो वहाँ पे जो और लोग बैठे होते हैं वो हमारे ओबीसी से आने वाले युवा को नॉट फाउंड सुटेबल करके जो है उसको बाहर कर देते हैं कि ये इस नौकरी के लिए कैपेबल नहीं है। लेकिन इसमें हम जब कहते हैं जो युवा रिटर्न के अंदर टॉप करके गया है, अच्छे मार्क्स लेके गया है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो उस नौकरी के लिए कैपेबल ना हो। जिस तरह प्रदेश की बात करें तो अधिकतर काफी ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पर ओबीसी जो मतदाता है उनकी भागीदारी जो अधिक रहती है। आज जो ओबीसी संघर्ष समिति की ओर से जो ये सामाजिक न्याय यात्रा का आयोजन 20 सितंबर को किया जा रहा है, जानना चाहेंगे कितनी संख्या में इसमें जो समुदाय की बिरादरी जुटने वाली है? देखिए सर, अभी संख्या का तो एग्जैक्ट आंकड़ा हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन आप जो बोल रहे हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा देखें, लेकिन यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर लगभग आप देखते हैं कि 15 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो उन 15 विधानसभा सीटों में 10 से 13 सीटों के अंदर जो है ओबीसी जो है बिल्कुल डोमिनेंस में है, बहुमूल्य है, सबसे ज्यादा है। तो हम उस आंकड़े को ये लेके चले हैं कि कम से कम हमारी जो इस बार इस रैली के अंदर जनसंख्या होने वाली है वो 10,000 से ज्यादा होने वाली है। 20 सूत्रीय मांग पत्र भी जैसा कि आपने बताया कि राज्यपाल को सौंपा गया है। उसके अलावा प्रदेश सरकार को मांगों से अवगत करवाया जाता रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अब जो ये संघर्ष जो सामाजिक न्याय यात्रा का आयोजन किया जाएगा, इसके बावजूद सरकार द्वारा कोई जो त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है, मांगों को नहीं माना जाता है, तो किस तरह की अगली रणनीति जो है ओबीसी बिरादरी की रहेगी? देखिए सर, अभी हमने ऐसी कोई रणनीति अभी तक हमने बनाई नहीं है, और अगर कुछ है भी तो भी हम उसको बताना नहीं चाहते हैं, जिससे कि सरकारें उसको तोड़ने की कोशिश करें। हम जो है इस रैली के बाद से जो है अपनी आगे की जो आंदोलन की रणनीति क्या होगी, कैसी रहेगी, क्या जाएगा, उगर जाएगा या शांतिपूर्वक रहेगा, वो हम इस रैली के बाद ही बता पाएंगे। लेकिन ये तय है, हम सरकार को अल्टीमेटम दे देंगे। अगर 10 या 15 दिन का हम इनको अल्टीमेटम देंगे, अगर हमारी मांगे इस इतने टेन्योर में अगर सरकार पूरी नहीं करती है या उसमें छुटपुट मांगे जो 2-4 मांगे पूरी करती है या नहीं करती है, तो हमारा तय है कि हम लंबे आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। सौरभ जी, जानना चाहेंगे जिस तरह से 20 सूत्रीय मांग पत्र की आपने बात करी है, जो राज्यपाल को भेजा गया है और 30 सितंबर को डीसी के माध्यम से वो मुख्यमंत्री को भी भेजा जाना है। ऐसे में इसके बावजूद सरकार जो है उन डिमांड्स को अनदेखा करती है। तो जैसे कि अभी सितंबर माह चल रहा है, दिसंबर माह में यहाँ पर शीतकालीन सत्र भी आयोजित किया जाता है, तो उस दौरान भी विधानसभा के घेराव या आंदोलन का कुछ विचार रहेगा? सर, अभी हमारा ओबीसी संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश का कोई अभी तक ऐसा विचार नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हमारा आंदोलन की रूपरेखा क्या बनती है, रणनीति क्या बनती है, वो उसी समय पता लगेगा सर कि हम उस घेराव के अंदर जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमने ऐसी कोई रणनीति घेराव की बनाई नहीं है। क्या पता सरकारें जो है, क्योंकि आप देखें कि इनके राहुल गांधी जी भी बहुत बात करते हैं कि हम जो है ओबीसी के लिए जनगणना भी करवाएंगे। क्या पता प्रदेश के अंदर उनकी सरकार है, तो क्या वो हमारी मांगे को वो पूरी कर देते हैं, तो हमें आगे आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े। धन्यवाद। ये थे ओबीसी संघर्ष समिति के अध्यक्ष सौरभ कोंडल। जिस तरह से ओबीसी बिरादरी द्वारा आंदोलन की रणनीति बनाई गई है, 20 सितंबर को प्रदेश भर के ओबीसी नेता, कार्यकर्ता और जो भी आम जनता है वो धर्मशाला में जुटेगी। जिस तरह शिमला प्रदेश की राजधानी है, वहीं धर्मशाला को दूसरी राजधानी कहा जाता है। ऐसे में ओबीसी समुदाय ने प्रदेश की दूसरी राजधानी से आंदोलन के आगाज का निर्णय लिया है और जिस तरह से कहा गया है कि इन मांगों को जो 20 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया है उस पर यदि सरकार गौर नहीं फरमाती है तो भविष्य में ओबीसी समुदाय उग्र आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेगा। धर्मशाला से राजेश कुमार की रिपोर्ट।